नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बीते सप्ताह देश ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो ये मौका उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से कुछ अच्छी खबरें लेकर आया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी कई खबरें इस हफ्ते सामने आई जो एक तरह से इस पहाड़ी प्रदेश की नियति ही बन गई है। ऐसी ही अच्छी बुरी तमाम खबरों को समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। गणतंत्र दिवस पर राज्य सरकार जब देहरादून के परेड ग्राउंड में सशक्त उत्तराखंड की झलक दिखाने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी वक्त प्रदेश के सैकड़ों लोग अदम गोंडवी की उस चर्चित कविता को चरितार्थ होते देख रहे थे, जो कहती है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये तमाम लोग वे थे जो उपनल और पीआरडी के जरिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला और इसके ऋषिकुल गुरुकुल कैंपस में नियुक्त हैं, लेकिन उन्हें बीते 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अपनी सेवा विस्तार और बकाया तनख्वाह पाने के लिए ये लोग बीते दिनों अधिकारियों का घेराव करने को विवश रहे। औसतन 15,000 रुपए का मानदेय पाने वाले ये वही कर्मचारी हैं जिन्हें साहब लोगों के कुत्ते को घुमाने और बाबा बेबी की मिजाज पुरसी भी करनी पड़ती है। लेकिन इनकी मांगों पर कान भरने की बजाय पुलिस ने ऐसे 67 कर्मचारियों के खिलाफ जय जयकार के बजाय चूं करने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। गणतंत्र दिवस की मोहक झांकियों के बीच ही पौड़ी जिले में देवप्रयाग और व्यासी के बीच सिंगटाली मोटर पुल का आंदोलन तेज होता दिखा। ये मांग करीब 4 दशक पुरानी है। यहाँ मोटर पुल बनता तो इसके जरिए पौड़ी जिले के द्वारीखाल, कलजीखाल, पोखड़ा और एकेश्वर होते हुए कुमाऊं आने जाने के लिए एक नया रास्ता खुलता। इस पुल निर्माण से गढ़वाल और कुमाऊं की दूरी मौजूदा रास्ते की तुलना में करीब 60 किलोमीटर कम हो जाती, जिसका सीधा मतलब है कि 2 घंटे का पहाड़ी सफर कम करना पड़ता। इसीलिए इसे गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल भी कहा जाता है। लेकिन ये आज तक क्यों नहीं बन सका, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। साल 2006 में इस सिंगटाली मोटर पुल को स्वीकृति मिल चुकी थी। तब इसकी लागत थी करीब 16 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 20 किलोमीटर सड़क भी शामिल थी। स्वीकृति मिल गई तो रोड का कटान शुरू हुआ। 2006 से बीतते बीतते 2020 आ गया। इन 14 सालों में सिर्फ 21 किलोमीटर ही बन सकी सड़क, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि अब रोड वहां तक पहुंच ही चुकी है जहां से पुल निर्माण शुरू होना है। लेकिन तभी लोगों की इन सारी उम्मीदों पर एक झटके में पानी फेर दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने रातों रात फरमान सुना दिया कि ये पुल नहीं बन सकता, क्योंकि इससे एक बड़े पूंजीपति की शांति और निजता पर असर पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक धन्ना सेठ की शांति और निजता का हवाला देते हुए सरकार बहादुर ने सैकड़ों गांवों के ग्याड़ुओं को बता दिया कि उनका पुल यहां नहीं बनेगा, बल्कि उसे 3 किलोमीटर दूर ठेल दिया गया। ये इसीलिए किया गया क्योंकि पुल की जगह से करीब आधा किलोमीटर दूर सवारा फाउंडेशन की जमीन थी और वे कथित रूप से यहाँ एक म्यूजियम बनाना चाहते थे। वैसे स्थानीय लोग तो ये भी बताते हैं कि सवारा ग्रुप यहाँ कोई म्यूजियम नहीं बल्कि एक आलीशान होटल खोलना चाहता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित ताज ग्रुप का होटल है। बहरहाल सवारा ग्रुप ने प्रत्यावेदन दिया कि ये पुल अगर यहाँ बना तो उनकी शांति और निजता प्रभावित होगी। सरकार बहादुर ने इस तर्क को तुरंत मान लिया और गांव के लोगों ने दशकों के आंदोलन के बाद जहां पुल स्वीकृत करवाया था, सरकार ने चैतू, अषाढ़ू और बैसाखू के उस पुल को ही 3 किलोमीटर दूर खिसकाने के आदेश जारी कर दिए। और सवारा ग्रुप का रसूख देखिए कि कोविड की लहर के बीच भी तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस जगह पर सवारा के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने दल बल के साथ पहुंचे थे। गांव के लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए। उन्होंने तर्क रखे कि अव्वल तो पुल को 3 किलोमीटर दूर ले जाने से इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दूसरा, जिस जगह अब नया पुल बनाने को कहा जा रहा है वो लैंडस्लाइड जोन है। और तीसरा, अगर पुल सिंगटाली में बनना ही नहीं था तो फिर 21 किलोमीटर सड़क यहां तक क्यों काटी गई, जिसमें करोड़ों रुपए और तकरीबन 1.5 दशक का समय निकल गया। यह आंदोलन चल ही रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने के साथ ही 15 मई 2021 के दिन उस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया जो त्रिवेंद्र सरकार ने जारी किया था। यानी सिंगटाली पुल साल 2006 में जहां स्वीकृत हुआ था वहीं उसे बनाए जाने के पुनः आदेश कर दिए गए। लेकिन अब इसमें एक नया खेल हुआ। साल 2006 में 21 किलोमीटर सड़क के साथ ही पुल बनाने की जो कुल लागत थी वो 16 करोड़ रुपए थी। वो अब नई डीपीआर में बढ़कर सिर्फ पुल की लागत ही 114 करोड़ हो गई। लिहाजा मामला एक बार फिर से फंस गया और आज तक फंसा ही है। अब अषाढ़ू और पूसू के पुल के लिए भला सरकार 114 करोड़ कहां से लाएगी? मौजूदा स्थिति यह है कि अब एक नई डीपीआर तैयार हो रही है, लेकिन इसमें भी संकट ये है कि यह डीपीआर पिछले कई महीनों से तैयार ही हो रही है और लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है।
इसीलिए सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोगों ने बीती 23 तारीख को हाईवे जाम किया, जिसमें इत्तेफाकन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी फंस गए, जो चमोली से वापस लौट रहे थे। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि 15 फरवरी तक पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने उनके इस आश्वासन पर हाईवे तो खोल दिया, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर अब भी पुल का काम शुरू नहीं हुआ तो गढ़वाल लोकसभा सीट के तमाम लोग, चाहे वे देश में कहीं भी रहते हों, आगामी लोकसभा चुनावों में चुनाव बहिष्कार करेंगे। गणतंत्र दिवस के जश्न में स्थानीय लोगों के इस आंदोलन की खबर भी उसी तरह दब गई जैसे ये खबर कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों को सरकार ने 2 महीने से किराया तक नहीं दिया है। वैसे मायूस सिर्फ सरकार ने ही नहीं किया, बल्कि इस बार मौसम भी कर रहा है। जनवरी का महीना भी बीतने को है और इस बार एक भी दिन सर्दियों की बारिश नहीं हुई, बर्फबारी तो दूर की बात है। ऐसे में रामगढ़ सहित कई जगहों पर तो बुरांस के फूल भी 2 महीने पहले ही खिल गए हैं। अब तक बर्फबारी न होने से इस बार गर्मियों में जल संकट और बिजली संकट भी पैदा हो सकता है। सेब की फसल भी इस बार पर्याप्त चिलिंग पीरियड नहीं मिलने से खराब होने की कगार पर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सेब की अच्छी फसल के लिए जितने घंटों का चिलिंग पीरियड चाहिए होता है, वो अब अगर बर्फबारी होती भी है तो भी मुश्किल से ही पूरा हो पाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए अब आपको महंगे होटल्स में आयोजित सेमिनार्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकलते ही पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आपका वार्म वेलकम करने के लिए तैयार खड़े हैं। बहरहाल, इन मायूस करने वाली खबरों के बीच इस सप्ताह कुछ अच्छी खबरें भी आई। अमर उजाला में 24 जनवरी को प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रदेश के चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के समय उत्तराखंड में 0 से 5 आयु वर्ग तक के बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 888 लड़कियों का था। लेकिन अब 2020-21 के सर्वे रिपोर्ट में राज्य का बाल लिंगानुपात 984 हो गया है। अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में बेटों की तुलना में अधिक बेटियां जन्मी हैं। अलबत्ता देहरादून, टिहरी, चंपावत जिले लिंगानुपात में अब भी पिछड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सेक्स डिटर्मिनेशन पर सख्ती और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जागरूकता कार्यक्रमों के चलते भी ये सुधार आया है। इसके लिए सरकारें बधाई की पात्र हैं। एक अच्छी खबर इस दौरान ये भी आई कि भारत सरकार ने सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांवों के चुनिंदा प्रधानों, उप प्रधानों को उनके जीवन साथी के साथ दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया और इसका सारा खर्च भी सरकार ने ही उठाया। इसमें चमोली में नीति गांव की प्रधान हेमलता राणा, माणा गांव के प्रधान पीताम्बर सिंह, उत्तरकाशी जिले में मुखवा गांव की प्रधान शिवकला देवी, धराली की प्रधान प्रभा देवी, पिथौरागढ़ में गुंजी गांव के प्रधान सुरेश सिंह, कुटी गांव के प्रधान धर्मेंद्र कुटियाल, डुक्तू गांव के प्रधान वीरेंद्र दुक्ताल भी शामिल रहे। हाशिए के लोगों को भव्य लुटियन दिल्ली में मेहमान का दर्जा देने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए। देखा जाए तो ये मोदी सरकार की अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंच बनाने की एक सोची समझी रणनीति भी है। मोदी सरकार ने ये तो साबित किया ही है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का भी एक वोट बैंक हो सकता है। इसे हम पॉलिटिक्स ऑफ बॉटम लाइन भी कह सकते हैं, जिसे समझने में आज का विपक्ष अब तक तो नाकाम ही रहा है। इधर लुटियन दिल्ली से ही गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के लिए एक और गुड न्यूज आई, जिसमें उत्तराखंड के इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री देने की घोषणा हुई। हमारी यही कामना है कि उनका शोध और लेखन कार्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में हमें इतिहास को तथ्यों के साथ देखने और समझने का रास्ता बताता रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने इसी क्रम में 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र भी बुलाने की घोषणा कर दी है। इस सत्र में सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि सरकार विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा के जरिए केंद्र सरकार को भेज सकती है। वैसे देखा जाए तो एक प्रगतिशील समाज में नागरिक कानूनों में समय के अनुसार बदलाव जरूरी भी हैं। इस तरह समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया बुरा नहीं है। देश की आज़ादी के तत्काल बाद इस मुद्दे पर अंतरिम सरकार के समय में ही लंबी चौड़ी बहस हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक इस पर सहमत थे, लेकिन रूढ़िवादी समाज अपने निजी कानूनों में बदलाव के पक्ष में नहीं था। बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए तो तब सरकार हिंदू कोड बिल ले आई थी। हालांकि तब हिंदू संगठनों ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन जैसे तैसे हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव कर दिए गए जो समय की ज़रूरत के साथ होने भी चाहिए थे। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ आज भी वैसे ही बने हुए हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय को ये आशंका है कि समान नागरिक संहिता से ज़्यादा फर्क उन्हें ही पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यकों के कानून पहले ही कोडिफाई किए जा चुके हैं। ये मानने में हर्ज नहीं है कि देश में समान नागरिक संहिता का वक्त आ ही गया है, लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि इसकी पहल 140 करोड़ की आबादी वाले देश में महज 1% हिस्सेदारी रखने वाले उत्तराखंड राज्य से हो रही है,
जिसकी 82% आबादी हिंदू ही है। सवाल ये भी है कि समान नागरिक संहिता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने वाली हमारी सरकार के लिए भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी जैसे जरूरी सवाल प्राथमिकताओं में हैं भी या नहीं। वही मूल निवास भू कानून की मांग, जिसके लिए बीते रविवार को फिर से हजारों युवा हल्द्वानी की सड़कों पर उतरे। पिछले महीने ऐसा ही जन आंदोलन देहरादून में भी देखने को मिला था। कहने का मतलब है कि सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो राज्य के मूलभूत सवालों को हल करने के बजाय हर बार ऐसे ही कवर अप अभियानों के साथ हाजिर हो जाती है और मूल सवालों का जवाब वो कमेटियों के झुंझुने से देती है। इधर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करनी पड़ रही है कि कम से कम 1 महीने तक कोई भी प्रोटोकॉल जीवी या वीआईपी वहां न जाए, ताकि प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। लेकिन हमारे प्रदेश की कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि भाई अपन तो 10 फरवरी के बाद कभी भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा सकते हैं, बाकी लोग अपना अपना देख लें। सरकार है, प्रोटोकॉल है, तो क्यों नहीं। बल्कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ है इसे समझना है तो हाल ही की रुद्रप्रयाग की घटना से समझिए। यहाँ जिला प्रशासन ने रविवार को अगस्त्यमुनि डिग्री कॉलेज में आयोजित सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के लिए रातों रात खेल प्रांगण से सटे कई पेड़ काट डाले। ये पेड़ वीआईपी हेलीकॉप्टर लैंडिंग में बाधा बन रहे थे। पैराडॉक्स देखिए कि इसी जगह के ठीक सामने ही 80 गांवों को जोड़ने वाली गंगानगर पठालीधार सड़क पिछली बरसात में बह गई थी, लेकिन नया वैकल्पिक मार्ग इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि इसके लिए 40 पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। मजेदार बात यह भी है कि सीएम यहां बेटी ब्वारियों को कौथिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जी हां, गौरा देवी के मैत की वही बेटी ब्वारी जो पेड़ों पर चलने वाली ठेकेदारों की आरी के सामने कवच बनकर खड़ी हो जाती हैं। सीएम के इस अगस्त्यमुनि दौरे में एक कमाल की बात यह भी हुई कि यहां खुद कुआं प्यासे के पास चलकर आया। सीएम साहब को क्षेत्र की कई योजनाओं, भवनों, निर्माण कार्यों आदि का उद्घाटन या शिलान्यास करना था। अब इसके लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़े तो फिर किस बात के सीएम। लिहाजा अलग अलग स्थानों को ही सीएम साहब के पास बुला लिया गया, यानी करीब 2 दर्जन शिलापट्ट लाकर एक जगह सजा दिए गए। लोगों को कौतूहल हुआ कि शायद कोई शानदार प्रदर्शनी लगी है, लेकिन देखा तो वे शिलापट्ट निकले। इस तरह एक ही जगह से दर्जनों शिलान्यास करके हमारे सीएम साहब ओमनी प्रेजेंट हो गए। वैसे सच कहें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, बशर्ते इसे स्मार्ट सोच के साथ किया गया हो कि कुछ फिजूल खर्ची बचाई जा सके। बल्कि निश्चित ही फिजूल खर्ची बचाने के लिए ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि कार्यक्रम के बाद इन तमाम शिलालेखों को कचरा उठाने वाली गाड़ी में लाद कर ले जाते हुए देखा गया। इसी तस्वीर की तरह कार्यक्रम स्थल से सबसे खूबसूरत झलकियां तभी मिली जब यह कार्यक्रम खत्म हो गया था, क्योंकि करोड़ों की लागत से सत्ताधीशों के लिए यहाँ जो मंडप तैयार किया गया था उसमें लगे फूलों ने कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों को उत्साह और उमंग के कुछ पल जरूर दिए। इस सजावट ने सत्ता की चमक पर 4 चांद लगाए हों या नहीं, लेकिन कार्यक्रम के बाद बच्चों को जो खुशी दी वो निश्चित ही अनमोल है। एक तरफ मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए पेड़ काटने की चर्चा रही, तो दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर कांग्रेस का भी था, जिसे देहरादून की पुलिस लाइन में उतरवाने के लिए भी कांग्रेस नेताओं को पुलिस मुख्यालय में धरना देना पड़ा। यह हेलीकॉप्टर था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने उत्तराखंड पहुंचे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देहरादून जिला प्रशासन ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के लिए परेड ग्राउंड तक उपलब्ध नहीं करवाया। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून पहुंचकर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया, जिस पर कथित वीआईपी का नाम आज भी गुत्थी बना हुआ है। इधर रविवार को जब खड़गे देहरादून में भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा उनकी पार्टी से कुछ और नेताओं को अपने पाले में झटकने की कोशिश कर रही थी। इसमें पिछली 2 बार से यमकेश्वर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे शैलेंद्र रावत शामिल हैं। शैलेंद्र रावत यूं तो 2007 में भाजपा के टिकट पर ही पहली बार कोटद्वार से विधायक बने थे, लेकिन 2012 में तत्कालीन सीएम जनरल बीसी खंडूड़ी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट कोटद्वार का किला खुद के नाम कर लिया था। हालांकि खंडूड़ी फिर भी वो चुनाव हार गए, जिसका ठीकरा आखिरकार शैलेंद्र रावत के सिर ही फोड़ा गया। इन सब हालात में शैलेंद्र ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जहां उनका सामना 2017 में यमकेश्वर सीट पर एक बार फिर से जनरल खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी से हुआ। शॉर्ट में कहानी यूं है कि रितु खंडूड़ी अब कोटद्वार से विधायक हैं, जहां उन्हें बैलेंस करने के लिए भाजपा को अंदर खाने एक और पावर सेंटर की जरूरत महसूस हो रही है। इसीलिए शैलेंद्र रावत की आनन फानन में घर वापसी कराई गई। ऐसा समझा जा रहा है कि पार्टी उन्हें जल्द होने वाले नगर निगम के चुनावों में मेयर का टिकट दे सकती है। दरअसल विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में बोल्ड फैसला लेने के बाद रितु खंडूड़ी का कद बढ़ा ही है। उनका काम करने का तरीका अपने पिताजी की तरह ब्यूरोक्रेटिक जरूर है, लेकिन उन्हें एक भ्रष्ट, अनैतिक और असंवैधानिक तंत्र पर प्रहार करने का श्रेय तो जाता ही है। इसलिए भी उन्हें प्रदेश की सत्ता का एक पावर सेंटर आंका जाने लगा है।
लिहाजा शैलेंद्र रावत की घर वापसी को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की घेराबंदी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जाहिर है, राजनीति अगर संभावनाओं का खेल है तो कई बार इसमें दुर्भिसंधियों के लिए भी अवसर रहते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक्स्ट्रा कवर से निकलती ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए सिमनिया पैलाग, नमस्कार।